अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। हमारे पास हम ये सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई बॉल है। आप इस बॉल को क्या करते हैं, किसी बैट के थ्रू हिट करते हैं। तो ये बॉल क्या करना शुरू होती है, आगे की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाती है ज़मीन के ऊपर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि ये जो बॉल मैंने कंसीडर की है, अगर मैं इसको किसी बैट के थ्रू हिट करूं, इसको कॉन्टिन्यूसली आगे की तरफ मूव करते रहना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे ही आप इसको किसी बॉल के थ्रू हिट करेंगे तो ये मूव तो करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके आगे रुक जाएगी। अब ये रुक क्यों जाती है? क्योंकि हम कहते हैं इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। बेसिकली वही फोर्स जो है, उस फोर्स को आप नाम देते हो फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का आज हम देखेंगे। फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप करती है। उसको इन डिटेल देखते हैं। आप हम देखते हैं डेसिपेटिव इफेक्ट, मतलब फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कहते हैं डेसिपेटिव इफेक्ट होता है, मतलब हमारे पास एनर्जी लॉस हो रही होती है। जहाँ पे भी फ्रिक्शन होगी वहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। अब वो देखते हैं किस तरह से उसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करवाया गया है। तो यहाँ पे यही बात करते हैं, फ्रिक्शन जो है डेसिपेटिव फोर्स है, मतलब ऐसी फोर्स है जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एनर्जी लॉस हो। कहते हैं इसकी एग्जांपल दी जाती है ना, ये जो आप हाथों को रब करते हो उसके साथ दी जाती है। आप क्या करते हो, हाथों को रब कर रहे होते हो तो आप एनर्जी दे रहे होते हो, मैकेनिकल एनर्जी, आप काम कर रहे होते हो। लेकिन जैसे आप हाथों को रब करते हो तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स होती है आपके हाथों के दरमियान, तो कोई एनर्जी लॉस हो रही होती है। वो एनर्जी जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रही होती है, उसकी वजह से हमारे हाथ गर्म हो रहे होते हैं, इसलिए हमारे हाथ जो है ना वो रब करने से गर्म हो जाते हैं। कहते हैं इसी तरह से इसके और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लें, कोई मशीन है जो काम कर रही है, कहते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो भी कुछ देर बाद गर्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी फ्रिक्शन हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से आप एग्जांपल ले लें, कोई गाड़ी है जो मूव ऑन कर रही है रोड्स के ऊपर। कहते हैं कुछ टाइम बाद जो गाड़ी के टायर्स है ना वो भी हमारे पास काम करना छोड़ जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, चेंज करवाने पड़ जाते हैं ना कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। वो भी क्यों होता है? क्योंकि जमीन के दरमियान और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वो उनकी वी कैन से दैट जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल दी जाती है फ्रिक्शन की, वो कहते हैं फ्रिक्शन में हमेशा याद रखिएगा जो एनर्जी होती है लॉस, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो रही होती है। कहते हैं इसके अलावा इसको जो एग्जांपल दी जाती है शूटिंग स्टार्स की दी जाती है, जो रात के टाइम हमें नजर आ रहे होते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से होती है। अब वो कहते हैं बेसिकली जो शूटिंग स्टार्स होते हैं वो होते क्या, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करती हूँ शूटिंग स्टार्स को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। आपने ना यहाँ पे इस तरह के अक्सर मूवीज में देखा होगा कि हमारी ज़मीन या प्लैनेट्स के बाहर ना इस तरह से कुछ बड़े बड़े से ब्लॉक्स होते हैं सिरेमिक्स वगैरह के। ठीक है, बेसिकली ये जो रॉक्स होती हैं ये हमारे पास जब जैसे यहाँ पे खला में होते हैं, लेकिन जैसे ये ज़मीन के अंदर एंटर होते हैं ना, ज़मीन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर, तो जब वो एयर के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उन रॉक्स की टेम्परेचर जो हीट एनर्जी है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपको ऐसे आग का शोला सा नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे बुक में भी यही बात कर रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे वो ज़मीन में एंटर होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एयर पार्टिकल्स के साथ रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं हमारे पास जो फ्रिक्शन होती है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास 2 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब वर्ड से याद रखिएगा, स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें मोशन ना हो, और काइनेटिक का मतलब होता है जिसमें मोशन हो। इसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में और काइनेटिक फ्रिक्शन में। कहते हैं ये एग्जाम्पल आप देखें स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में कि ये एक टेबल है और यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है। ये कोई भी ब्लॉक हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस ब्लॉक के साथ ना मैंने रस्सी के साथ यहाँ पे एक पैन सा अटैच कर दिया जिसमें मैं कोई वेट रख सकती हूँ। अभी ये क्या, ब्लॉक रेस्ट के ऊपर है,
वेट फोर्स नीचे है, नॉर्मल फोर्स ये है, ये ब्लॉक रखने की वजह से ना इसमें कुछ वेट होगा, इसमें रस्सी में एक टेंशन से प्रोड्यूस होती है, तो टेंशन फोर्स इधर है। तो लेकिन इसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रही है वो फ्रिक्शन फोर्स है। अभी यहाँ पे जो टेंशन फोर्स इधर है और जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों ऑपोजिट है, लेकिन दोनों एक जितनी है, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें ब्लॉक ना मूव करे, जो ऑपोजिट फोर्सेस है टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स वो सेम रहे, उस फ्रिक्शन को आप नाम देते हो स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन सेकंड वो कहता है कि आप क्या करो, यहाँ पे वेट बढ़ा दो, यहाँ पे जो है ना थोड़ा और मैस रख दो, तो टेंशन फोर्स क्या होगी, बढ़ नहीं जाएगी। टेंशन फोर्स बढ़ेगी तो ब्लॉक इस तरफ खिंचा, मतलब उसको पुल मिलेगा, तो इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम नाम देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे यही बात करें है, अगर आप ज़्यादा वेट बढ़ाते जाएं एक साइड पे, ये जो पैन है इसमें बढ़ाते जाओ, एक सिचुएशन ये आएगी कि ये वाला जो बॉक्स है वो इस तरह मूव ऑन करना शुरू हो जाएगा। वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी, वहां पे कौन सी फ्रिक्शन होगी, वहां पे फ्रिक्शन होगी, लेकिन वो कौन सी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। इनमें कुछ पूछना हो तो बच्चों वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू फ्रिक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज।